नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को किस प्रकार बढ़ाया जाए। क्या वेरियस वेज एंड मीन्स हैं जिसके ज़रिए हम 1/3 अपने जोग्राफिकल एरिया का जो वनों से कवर करना है वो टारगेट पूरा कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से पिछले 35 साल से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। रादर पिछले 70 साल से 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये कहा गया था कि 1/3 देश का एरिया वनों से कवर होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि क्या कारण रहे, और मैंने उसमें विस्तार से बताया कि पिछले 35 साल में किस तरह से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर धीरे धीरे करके बढ़ा है। कभी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, कभी थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम लोग डिजायर टारगेट से काफ़ी दूर हैं। जैसे कि लास्ट टॉपिक था, तो ये टॉपिक मेरा मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें प्रीलिम भी आ गया, मेन भी आ गया, स्पेशली जनरल स्टडीज पेपर 3, जिसमें ये सब आस्पेक्ट पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड। बाकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्ज़ाम जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और एस्से राइटिंग, एस्से आजकल जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं कन्वेंशनल टाइप के एस्से, इनमें अक्सर इससे जुड़ा हुआ आ जाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो तो ये कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड टर्म्स हैं जो पिछली बार भी मैंने बताई थी, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसको सिंपली फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं, एरिया विच इज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड बट इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन इट। इसमें पेड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सब इसी में आते हैं। आज की तारीख में लगभग 77 मिलियन हेक्टेयर भारत का एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसको हम नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह की नोटिफिकेशन जारी होती है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और कभी कभी वेरियस स्टेट्स के अलग अलग एक्ट हैं, उनके तहत नोटिफिकेशन जारी होती है। दूसरा, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या फ़र्क है। तो फॉरेस्ट कवर बेसिकली दीज आर ऑल ट्री पैचेज विच आर, दो कंडीशन इसमें फुलफिल करनी जरूरी हैं। ट्री पैचेज विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया एंड विद कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। यानी कि प्राइवेट आदमी का भी अगर कोई खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं यूकलिप्टस के, पॉपुलर के, या कोई बगीचा है आम का जिसका 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा हो और कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो, तो दैट विल आल्सो कम अंडर फॉरेस्ट कवर। और ट्री कवर में बेसिकली ट्री पैचेज विच आर लेस देन 1 हेक्टेयर बट ऑकरिंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और इससे भी बड़ी एक डेफिनेशन है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीज एग्जिस्टिंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, लीनियर एंड स्कैटर्ड साइज ऑफ पैचेज। यानी कि जो अपने पार्क्स एंड गार्डन में पेड़ आ गए, रोड साइड प्लांटेशन दैट इज कॉल्ड रोड एवेन्यू, एवेन्यू प्लांटेशन, और कैनाल साइड प्लांटेशन, ये सारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में आते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज इन फार्मर फील्ड, तो दीज आर कवर्ड अंडर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। और अगर लेस देन 1 हेक्टेयर ये आ जाता है तो इसको ट्री कवर बोलते हैं। तो ट्री कवर वी कैन से इज पार्ट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ये कल भी मैंने बताया था कि ये इंडिया की एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस में हुई थी 2015 में अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोला जाता है। उसमें हमने ये कमिट किया था कि
by 2030 2.5 to 3 billion tons of कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट हमारे फॉरेस्टर एडिशनल सिक्वेस्टर करेंगे। और ये कैसे होगा कि हम इतना फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड ये सिक्वेस्टर कर सकें। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 10 साल का आंकड़ा मैंने लिया था कि हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ रहा है मोटे तौर से 3.34% के हिसाब से, तो उस हिसाब से तो लगता नहीं कि अगले 15-20 साल में भी हम लोग ये 33% के आसपास पहुंच पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो आई एम सजेस्टिंग सम वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अगर ये टारगेट हम जल्द से जल्द अचीव करना चाहें। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो है तेलंगाना स्टेट्स का हरिताहरम मॉडल ऑफ सस्टेनेबल ग्रीनिंग। नंबर 2, प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री इन फार्मर्स लैंड। नंबर 3, अडॉप्टिंग पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज। Then strengthening of joint forest management in the country, which is also called participatory forest management. And then promoting urban forestry or urban greening. तो we will discuss one by one. देखिए, ये जो तेलंगाना स्टेट की हरिताहरम स्कीम है, ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है एंड रिजल्ट्स हैव बीन ऑथेंटिकेटेड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, जिसको अपन ISFR बोलते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में पब्लिश होती है। तो 21 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय FSI, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 2015 के बाद तेलंगाना में 6.85 इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है by massive amount of 14.52%। तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेट रिजल्ट्स और क्या हो सकते हैं? तो अगर इन दोनों को अपन जोड़ें, ट्री कवर को और फॉरेस्ट कवर को, तो इट कन्वर्ट टू रफली 3.36 लाख एकड़, यानी कि 3,36,000 एकड़ के करीब फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ गया है तेलंगाना स्टेट में। और इसके बाद सिटी ऑफ हैदराबाद, वहाँ की अर्बन फॉरेस्ट्री को कितना रिकॉग्निशन मिला है, दैट सिटी ऑफ हैदराबाद हैज़ बीन अवार्डेड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड FAO अंडर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2020 और 2021। यानी कि ये जो आर्बर डे फाउंडेशन है, ये बहुत रेप्यूटेड एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है US की, और जिसकी मेंबर्स हैं मिलियंस में हैं, मेंबर्स, डोनर्स, पार्टनर्स हु सपोर्ट प्रोग्राम्स टू मेक द वर्ल्ड ग्रीनर एंड हेल्थियर। तो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्निशन दे दिया हैदराबाद सिटी को, और उसके बाद FSI की रिपोर्ट ने दे दिया जो हमारे देश की पब्लिश होती है। तो इट मीन्स दिस मॉडल हैज़ समथिंग टू से। तो ये इस तरह के मॉडल को सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ के, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में दूसरी सरकार है और राज्यों में दूसरी सरकारें हैं, दूसरी पार्टी की सरकारें हैं। तो इस राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित में इस तरह की स्कीम्स को लागू करना चाहिए। अब इस स्कीम में है क्या? तो इस स्कीम में बेसिकली एक ग्रीन फंड क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड तेलंगाना हरिता निधि। तो इसकी खासियत ये है कि दिस फंड विल बी फ्री फ्रॉम बजट कंट्रोल, thereby avoiding bureaucratic delays of fund releasing in time for plantation related activity। जनरली प्लांटेशन होती है बरसात के टाइम में, जुलाई अगस्त में। तो देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम से बजट रिलीज नहीं करती हैं, लेकिन इस फंड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है।
तो टाइमली फंड रिलीज हो जाता है तो टाइमली प्लांटेशन हो जाती है। जितनी बढ़िया प्लांटेशन बरसात में होगी, सर्वाइवल और बढ़िया होगा। इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? इसमें कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, राइट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर जब जिला परिषद, मंडल परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये पार्षद जिनको बोलते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इवन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर, इन सबसे कंट्रीब्यूशन किसी का 50 रुपये है, किसी का 100 रुपये है, किसी का 500 रुपये है। तो इस तरह से हर महीने ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके अलावा ऑल कंट्रैक्टर्स हु अंडरटेक गवर्नमेंट वर्क, जिनको सरकारी काम के ठेके मिलते हैं, दे हैव टू कंट्रीब्यूट 0.1% ऑफ देयर कंट्रैक्ट वैल्यू टू द फंड। अब मान लीजिए किसी ठेकेदार को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट वर्क का, तो 100 करोड़ में से 0.1% यानी कि 10 लाख वो उसको ये देने पड़ेंगे फॉर इन तेलंगाना हरिता निधि। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसी तरह से गवर्नमेंट ₹50 कलेक्ट करती है फॉर ऑल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी हो कोर्ट कचहरी में जा कर के, व्हीकल रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं, तो ₹50 उसमें से कट जाएंगे। तो इसी तरह से कोई लाइसेंस रिन्यू कराए जाते हैं फॉर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल फॉर बार, फॉर रेस्टोरेंट, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ट्यूशन सेंटर लाइक दैट। तो उसके रिन्यू कराने हैं तो ₹1000 उसमें से डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह की ये स्कीम है और रिजल्ट्स आर वेरी वेल नोन। दूसरी स्कीम मैं जो बता रहा हूँ, दैट इज इंक्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया। आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री इस समय हमारी है वो लगभग 26.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर कर रही है देश में। ये फाइंडिंग है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR का एक इंस्टीट्यूट है झांसी में, ये उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। और पोटेंशियल है टू कवर अनदर 25 मिलियन हेक्टेयर इन द एंटायर कंट्री इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो टोटल हमारे पास 50 मिलियन हेक्टेयर ऐसा एरिया है जो कि जहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री पनप सकती है। तो वी हैव नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल फुल्ली, जहाँ ये जो कि होनी चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं यमुनानगर सिटी ऑफ हरियाणा। यमुनानगर, जैसा कि नाम बता रहा है कि यमुना नदी के किनारे ये सिटी है, और इसको प्लाईवुड कैपिटल सिटी ऑफ प्लाईवुड बोला जाता है। यहाँ प्लाईवुड की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, प्लाईवुड, वीनियर, पेपर मिल भी हैं 2। और यमुनानगर के आसपास के फार्मर सफिशिएंट क्वांटिटी में यूकलिप्टस और पॉपुलर लगाते हैं अपने खेतों में। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की यहाँ भरमार है, only because of sufficient presence of plywood and veneer mills. And recently Haryana government has decided to give more license to these kind of mills. और इवन बगल में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से भी फार्मर ये यूकलिप्टस और पॉपुलर लेकर के आते हैं यहाँ। और एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन प्रगति बायोटेक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक वो लोग ग्रो करते हैं, फार्मर्स के सबको बेचते हैं, और फार्मर्स उसको लगाते हैं। फार्मर रादर अप्लाई फॉर पर्टिकुलर क्लोन फॉर प्लांटिंग इन देयर फील्ड, और फार्मर्स की लाइन लगी रहती है वहाँ पे कि हमें ये वाला क्लोन दीजिए हमारे खेतों के लिए, हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो प्रगति बायोटेक इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। इसी तरह से सरकार को भी इसमें कुछ मदद और करनी चाहिए, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर वो बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत कई बार दाम बहुत कम हो जाते हैं इसके पॉपुलर के और यूकलिप्टस के। तो इन दिस वे
we can cover more area under forest, under agroforestry and farm forestry, और एक मैसिव फॉरेन रिजर्व बच सकता है इंडिया का, लगभग 4.5 बिलियन यूएस डॉलर एवरी ईयर वी आर स्पेंडिंग फॉर ब्रिंगिंग लॉग और न्यूज प्रिंट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. तो इन दिस वे if we promote agroforestry, then this would be a win-win situation for government, farmers as well as for the industry. अब नेक्स्ट है अबाउट पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत सारे एनजीओज, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, एनवायरमेंटलिस्ट वो इस आइडिया को अपोज कर रहे हैं. लेकिन नीति आयोग रिसेंटली कोई एक डिस्कशन पेपर इस पे लेके आया था और थोड़ा बहुत इस पे चर्चा हुई थी. बहुत ज़्यादा इस पे अभी आगे इसमें बढ़ी नहीं है सरकार. लेकिन ये भी क्योंकि हमारे यहाँ जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा है भारत में. अपना जो ये जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है अभी 24.62% है ऑफ दी आवर जोग्राफिकल एरिया, लगभग 25% मान लीजिए. तो 25% में से जो मोर देन 40% कनोपी कवर डेंसिटी है जिस जंगल की, वो हार्डली 13% है. तो रेस्ट 12% फॉरेस्ट एरिया, 12% of the geographical area is less than 40% canopy density. तो जो 40% से नीचे canopy density का जंगल है वो ऑलमोस्ट डिग्रेडेड ही माना जाता है. कुछ उसमें से जो 10% वाला है वो तो बिल्कुल ही डिग्रेडेड होगा. तो ऐसे जंगल जहाँ लोकल गांव वाले भी सहमत हों, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सहमत हो, तो ये एक पीपीपी मॉडल यहाँ ट्राई किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं. ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लगाने पड़ेंगे अगर हमें ट्री कवर वेल इन टाइम बढ़ाना है. नेक्स्ट है अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो ये कंसेप्ट जो जीएफएम का है ये 1990 के आसपास 1991 में आया था. MOEF का ये उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट थी, तो उस क्लाइमेट चेंज उसमें ऐड नहीं हुआ था. तो तब ये कंसेप्ट आया था और ये 99 से 90s के दशक में, 90 से लेकर 2000 के बीच में ये काफ़ी फला फूला और बहुत सारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिवाइव किया गया. बहुत सारे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इसमें इसकी काफ़ी इसमें काफ़ी फॉरेस्ट को लाभ पहुंचाया गया और बेनिफिट जो हैं वो कम्युनिटीज़ को काफ़ी मिले इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दी फॉरेस्ट रीजनरेशन और फॉरेस्ट डेवलपमेंट. उनको वेजेस दी गई और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से उनको बहुत सारे NTFP भी मिले, तो उनकी आमदनी भी बढ़ी. बट आफ्टर 2000 JFM हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग ए डिक्लाइनिंग फेज. जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी वो डाउनवर्ड जा रही है. तो बहुत सारे कारण हैं इसके. जैसे कई जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हैं JFM कम्युनिटीज़ को हैंड पिक कर लेते हैं, यानी कि रियल JFM कम्युनिटी वो ग्राउंड पर नहीं होती है. और कहीं कहीं लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है. कोई झगड़ा हो गया आपस में गांव वालों में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कौन करेगा. इसी तरह से लोगों का पुअर, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है. जो दादा किस्म के लोग रहते हैं गांव के, उनका ज़्यादा रहता है रोल. और लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कभी कभी ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी और कम्युनिटीज़ में लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत हो जाता है. तो इस तरह के ये जो कमियां हैं ये दूर हो जाएं तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से भी जंगलों को बचाया जा सकता है. यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जंगल बचाने हैं तो इसमें इसको सिंसियरली करना पड़ेगा.
लास्ट है अर्बन फॉरेस्ट। भारत सरकार इस पे बहुत जोर दे रही है, क्योंकि देखो नेचुरल जंगल जो हमारे हैं, ये सड़कों के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, और माइनिंग पर्पज की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से, नेचुरल फॉरेस्ट का तो जहाँ भी हैं, जितने अभी हैं वो बचा लें वही बहुत है। तो और फॉरेस्ट डाइवर्जन केसेस अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये बहुत बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। हर सरकार ये दिखाना पड़ता है कि भाई ये हम इतनी सड़कें बना दी, इतनी रेल लाइन बिछा दी, इतने पुल बना दिए, इतनी ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी। तो नेचुरल फॉरेस्ट को तो जो प्रेजेंट हैं वही बच जाएं वही बहुत है। तो अब ऑप्शन क्या बचती है कि जो जगह खाली है नियर अर्बन एरिया, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, या जहाँ वो फॉरेस्ट्री डेवलप होगी वो अर्बन फॉरेस्ट्री, और पेरी अर्बन फॉरेस्ट्री नियर बाई सिटी। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स का एक काम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर पासिस अंडर नेशनल हाईवे। जैसे कि पेंच टाइगर रिजर्व में एक नेशनल हाईवे गुजर रहा है, वो बिल्कुल जम्मू से लेके नीचे केरला तक जाता है। तो उसमें अंडर पासिस बहुत बढ़िया बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट बेरोक टोक हो सके। ये कंसेप्ट यही सरकार लेकर के आई है, पहले की सरकारों ने इन बात पे ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन नीड ऑफ द आवर है कि भाई आप जंगल से कम ही कम सड़क निकाली जाए तो अच्छा रहेगा। तो बचता है हमारे पास शहरों की ज़मीन। जो जहाँ भी ज़मीन मिलती है शहर में, वहाँ अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलप की जानी चाहिए। जैसे नगर वन योजना एक बहुत अच्छी स्कीम प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो हैदराबाद का एग्जांपल तो मैं आपको दे चुका हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसको तगमा मिल चुका है। बाकी चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, भोपाल है, ये ऐसे शहर हैं जो अर्बन फॉरेस्ट्री जहाँ बहुत अच्छी डेवलप हुई है, और बहुत सारे शहर लाइन में भी हैं जहाँ डेवलप हो रही है। चंडीगढ़ का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ शहर ने 2010 में एक अवार्ड जीता था अर्बन फॉरेस्ट्री को डेवलप में करने के मामले में, दैट इज कॉल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्रा अवार्ड। तो वो इसीलिए दिया गया कि 2001 में देखिए केवल 26% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ सिटी का, और 20 साल बाद ये लगभग डबल हो गया, 50% पे पहुंच गया। तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है, 114 स्क्वायर किलोमीटर सारा एरिया है, हरियाणा पंजाब की जॉइंट कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो वहाँ रोड साइड प्लांटेशन बहुत बढ़िया है। हर रोड पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज लगी हुई है। जैसे आपका सेक्टर 7 एंड सेक्टर 8 के बीच में कुसुम एवेन्यू है, सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के बीच में पिलखन एवेन्यू, पिलखन दैट इज कॉल्ड फाइकस इन्फेक्टोरिया। सेक्टर 17 और सेक्टर 18 के बीच में कुसुम एवेन्यूज है, चैलीचेरा ओलियोसा। टर्मिनेलिया अर्जुना आपकी पूरे दक्षिण मार्ग पे लगा हुआ है, महोगनी आपके उद्योग पथ पे लगा हुआ है। तो इन दिस मैनर डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन प्लांटेड अलोंग डिफरेंट रोड, डिफरेंट एवेन्यूज। और पार्क गार्डन बहुत बढ़िया है। लेजर वैली पार्क और गार्डन तो आपका इतना लेंथी एरिया है विच इज़ कवरिंग अंटायर लेंथ ऑफ द चंडीगढ़ सिटी। तो इसमें बहुत सारे पार्क हैं, जैसे वर्ल्ड फेमस जाकी रोज गार्डन, जहाँ पे 1600 से ज़्यादा रोज की वैरायटीज हैं। हर साल वहाँ फेस्टिवल ऑफ गार्डन ऑर्गेनाइज किया जाता है इन जनवरी और फरवरी मंथ। इसके अलावा उस बेल्ट में शांति कुंज, हिबिस्कस गार्डन, बोगनवेलिया गार्डन, फिटनेस ट्रेल, गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस, तो बहुत सारे गार्डन्स हैं। और वाटर बॉडी सुखना लेक। तो ये इस तरह फॉर्चुनेटली दिस वाटर बॉडी सुखना लेक इज हैविंग ए वेरी गुड वाटर क्वालिटी, तो उसमें बदबू वाला पानी भी नहीं है। तो ये सारे इस तरह के अगर परफेक्ट वाटर बॉडीज रहेंगी, वेल मेंटेन्ड पार्क गार्डन रहेंगे,
तो आपका सिटी बहुत डेवलप करता है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत टूरिस्ट आते हैं, जैसा कि वहाँ देख रहे हैं चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का बड़ा भारी योगदान है अर्बन फॉरेस्ट्री को डेवलप और मेंटेन करने में। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हर शहर में पाई जाती हैं, तो उनको अगर कुछ योगदान दिया, उनको कुछ फंड दिए जाएं, तो वो भी पार्क्स एंड गार्डन को बढ़िया तरीके से मेंटेन करती हैं, जो कि दिल्ली में हमने देखा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस स्पेसिस में काफ़ी स्पेस रहता है, तो वहाँ जो वैकेंट लैंड है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं इन डेवलपिंग अर्बन फॉरेस्ट्री। और जैसे IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल में है, एक हिलॉक पे है और बहुत बढ़िया वहाँ नेचुरल फॉरेस्ट मेंटेन किया हुआ है, इसी पर 200 एकड़ में लगभग। इसी प्रकार से IIM इंदौर है, IIT इंदौर है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर मेंटेन किया गया है, और भी इसको और अनरिच किया जा सकता है। तो in this way we can promote urban forestry, and we can improve forest and tree cover of our cities and finally of our country. So with this I finish today's talk. अगर कोई शंका है तो मेरे से आप ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।